हेलो दोस्तों। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो रीट के फर्स्ट लेवल के एस्पिरेंट्स हैं, जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हुई है, उनके लिए जो उत्कृष्ट क्लासेस के जो इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका सोल्व मैं करूँगा आपके सामने। तो पूरे मॉडल पेपर को आप सोल्व कीजिए मेरे साथ साथ, बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। तो चलते हैं इस मॉडल पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, कौन सा जो ऑप्शन है वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। देखो सिंपल सा है, पॉसिबिलिटी को तीन मॉडल एक्सप्रेस करते हैं। मे हल्की पॉसिबिलिटी हो तो माइट, और स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट, तीनों का यूज किया जाता है ना। 50-50 पॉसिबिलिटी तो मे, यदि रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो माइट, और स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट। तो इसमें देखो मस्ट आया हुआ है, मे और माइट नहीं आया, तो ये सही है। सी मस्ट बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही वॉज टायर्ड, ही केप्ट वर्किंग अनटिल द मिडनाइट, यानी थक गया फिर भी वो काम कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, विरोधाभास, कि भाई थकने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, थकने के बावजूद भी वो पूरी रात कार्य कर रहा था। ठीक है, सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, इसलिए ए नहीं होगा। इन कॉन्ट्रास्ट ये कंजक्शन लिंकिंग के रूप में यूज नहीं किया जाता। ऑल दो शुरुआत में लगाया जाता है, ऑल दो यहाँ लगता है, देखो ऑल दो, ये ऑल दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वो टायर्ड था, ही केप्ट वर्किंग। तो ऑल दो का यूज दोनों वाक्यों के शुरू में आता है, ऑल दो। ठीक है, नवरदलेस, नवरदलेस का यहाँ यूज सही है, ये कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यूज किया जाता है, विरोधाभास बताने के लिए यूज होता है। देखो ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, नवरदलेस यही नहीं, ही केप्ट वर्किंग एंटिल मिडनाइट, वो मिडनाइट तक कार्य भी करता रहा, थका हुआ था फिर भी वो काम करता रहा। तो डी इसका सही है। ठीक है, आई शेल ऑलवेज रिमेंबर माई अल्मा मेटर विद ग्रेटिट्यूड। अल्मा मेटर का मतलब होता है ओल्ड स्कूल, जहाँ पर हम स्टडी करके आए हैं। तो इंस्टीट्यूट वेयर आई गोट एजुकेशन, ये बी सही है। स्कूल ओल्ड स्कूल यूज किया जाता है ये। रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर्स द क्वेश्चंस फॉलो। रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो, पोइम को रीड करना है इसको और आंसर देना है। द ब्रेव ओक, बहादुर ओक का पेड़, ओक पेड़ का नाम है। द ओक ट्री स्टैंड्स अगेंस्ट द विंड, ओक पेड़ है वो हवा के विरुद्ध खड़ा रहता है, हवा को विरुद्ध खड़ा रहता है, हवा का सामना करता है। इट्स रूट्स आर डीप, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी है। इट्स ब्रांचेज थीनड, और इसकी शाखाएं बहुत पतली है। इट फेसेज स्टॉर्म, ये तूफान का सामना करता है। विद स्टडी माइट, एकदम लगातार ताकत के साथ, स्टडी का होता है कंटिन्यूस, रेगुलर, रेगुलर ताकत के साथ वो तूफान का सामना करता है। स्टैंड्स थ्रू एवरी पासिंग नाइट, और हर पास हो रही रात से वो खड़ा रहता है, पूरी रातें खड़ा रहता है। तो ओक ट्री मेन कैरेक्टरिस्टिक इन द पोइम, ओक पेड़ की मुख्य विशेषता है वो बहादुरी है, बहादुरी को यहाँ बता रहा है। ठीक है, वोट डज द फ्रेज रूट्स आर डीप, जड़ें हैं वो गहरी है। इस फ्रेज का मतलब क्या है, जड़ें गहरी का मतलब होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेंथफुल है और स्टेबल है, यानी ताकत उसके साथ खड़ा है, और स्टेबिलिटी स्थिरता, ताकत और स्थिरता ये इसको सिंबलाइज कर रही है इस फ्रेज को। वोट लिटरेरी डिवाइस इज यूज फेसेस द स्टॉर्म विद स्टेडी माइट, फेसेस द स्टॉर्म विद स्टेडी माइट, ये किसको, कौन सा लिटरेरी डिवाइस, कौन सी इसमें अलंकार यूज हुआ है ना। तूफान को वो बिल्कुल लगातार ताकत के साथ सामना कर रहा है, तो सामना कर रहा है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तूफान का सामना कर रहे हैं तो ओक का किसी से कंपैरिजन नहीं हुआ, सिमिली और मेटाफर दोनों ही नहीं, क्यों इसमें कंपैरिजन नहीं, तुलना नहीं है। हाइपरेबल का मतलब होता है इसमें अतिशयोक्ति, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, भी इस तूफान का सामना कर रहा है वो, तो ये भी नहीं है। तो बच्चा क्या है कि सामना कर रहा है, ये पर्सनिफिकेशन है, भी मनुष्य की तरह सामना कर रहा है, व्यक्ति की तरह है ना सामना कर रहा है। तो ये बी सही है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, पैसेज रीड करना और आंसर देना। देखो आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में पैसेज है कि ये भारत के जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उनमें से एक था। ग्रेजुएट हुआ था, स्नातक
की परीक्षा पास की थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से ग्रेजुएट होता। ही देन ऑब्टेन ट्रिपोज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी अपने ट्रिपोज पास की। ट्रिपोज का मतलब होता है डिग्री, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली थी, ट्रिपोज में डिग्री। ज्वाइंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, कोलकाता जो प्रेसिडेंसी कॉलेज थी उसने ज्वाइन की थी एज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में। ही वॉज ए पाइनियर इन डिस्कवरी ऑफ वायरलेस एंड रेडियो एंड माइक्रोवेव, वह पाइनियर था। पाइनियर का मतलब होता है अग्रदूत, किस कार्य में अग्रदूत था? डिस्कवरी करने में, वायरलेस, रेडियो और माइक्रोवेव तीनों की डिस्कवरी में उसका वो अग्रदूत था, है ना। ही मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ बॉटनी, जो बॉटनी विज्ञान है उसकी उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, प्रोविंग करते हुए, सिद्ध करते हुए, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सिद्ध करते हुए, ऑफ हिज ओन इन्वेंशन, खुद के आविष्कार के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनसे उसने प्रूव किया था कि नॉट ओनली डू ट्रीज प्लांट से हैव लाइफ है, न केवल ट्रीज और प्लांट्स में जीवन है, बट फील प्लेजर एंड पेन एज वी डू, बल्कि उन्हें आनंद और दर्द दोनों महसूस होता है अपनी तरह ही। ये उसने प्रूव किया था अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट से। ही वॉज परहैप्स द मोस्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट साइंटिस्ट, वह पहला साइंटिस्ट था टू सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ गैदरिंग एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेज, पहला साइंटिस्ट था जिसने सजेस्ट किया था कि सन जो रेज है, सोलर रेज है, सूर्य की किरणें हैं, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है और उनकी एनर्जी को गैदर किया जा सकता है, ये पहले बार उसने सजेस्ट किया था। लास्ट बट नॉट लिस्ट है, और अंत में जो कम नहीं है वो था कि बोस इंस्टीट्यूट है, बोस की संस्था, विच ही फाउंडेड इन 1970, जिस संस्था को उसने 1917 में नींव रखी थी। इट हैज़ नाउ बिकेम द वर्ल्ड्स फेमस रिसर्च लेबोरेटरी, और वो संसार की सबसे पहले प्रसिद्ध लेबोरेटरी भी बन चुकी है, प्रयोगशाला भी बन चुकी है। डूइंग द ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस करते हुए, ह्यूमन का मतलब महत्वपूर्ण सर्विस करते हुए, टू वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की वेरियस ब्रांचेज का अध्ययन करते हुए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है वो, है ना, वैल्यूबल काम कर रही है, उसकी भी नींव जगदीश चंद्र बोस ने रखी थी। ठीक है, तो चलते हैं इसके आंसर देने के लिए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉडर्न साइंटिस्ट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द विच कॉलेज, कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे? सेंट जेवियर कॉलेज है कोलकाता से ग्रेजुएट हुए थे। वॉट इज मीन्ट बाय ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है इनवैल्यूएबल सर्विस, कि ह्यूमन सर्विस उसने 1917 में वो यूनिवर्सिटी स्थापित की थी और वो ह्यूमन सर्विस कर रही है, यानी इनवैल्यूएबल सर्विस कर रही है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस वॉज ए पायनियर इन डिस्कवरी ऑफ वायरलेस, रेडियो एंड माइक्रोवेव, वायरलेस, रेडियो और माइक्रोवेव तीनों की डिस्कवरी में उसने पायनियर काम किया था। जगदीश चंद्र बोस मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ बॉटनी बाय प्रोवाइडिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज ओन इन्वेंशन द ट्रीज एंड प्लांट्स हैव ओनली नॉट ओनली लाइफ है, यानी जगदीश चंद्र बोस ने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया था बॉटनी विज्ञान में, ये प्रोवाइड करते हुए इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, कि प्रूविंग करते हुए, सिद्ध करते हुए इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जो उसने खुद इंस्ट्रूमेंट खोजा था, कि ट्रीज और प्लांट्स हैव नॉट ओनली लाइफ है, कि ट्रीज और प्लांट्स के न केवल जीवन होता है बल्कि वो फील करते हैं, क्या फील करते हैं? प्लेजर एंड पेन दोनों, ये दिया था, प्लेजर और पेन दोनों फील करते हैं। वॉट इज मीन्ट बाई ए ट्राइपोज, ट्राइपोज का क्या मतलब है? ट्राइपोज का मतलब होता है डिग्री, कि उसने ट्राइपोज की डिग्री कैम्ब्रिज से ली थी। विथ लाइन यूजेज एसोनेंस, एसोनेंस कौन सी लाइन यूज करती है? एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वोवल, वोवल साउंड रिपीट होती है, वोवल साउंड, वोवल साउंड जहाँ रिपीट होती है वो एसोनेंस होता है। कौन एलिट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, और वोवल साउंड रिपीटेशन होती है उसको एसोनेंस कहते हैं। देखो यहाँ पर पहली लाइन, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली इन ऑन द प्लेन, तो देखो एन 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 और ये देखो तीनों में रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है, रेन, स्पेन, मेनली, ऑन द प्लेन, तो ये ए सही है बिल्कुल। विच सेंटेंस इंक्लूड्स राइम्स, कौन सा सेंटेंस में राइम इंक्लूड है, जहाँ राइमिंग हो रही है? राइम का मतलब होता है सेम साउंड रिपीटेड एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंदर में सेम साउंड रिपीट हो, जैसे फायर क्रैकल्ड इन द साइलेंट नाइट, या टै की ध्वनि आ रही, टै इसमें कहीं भी ध्वनि नहीं दे रहा है। केट इन द हेट सेट ऑन द मेट, तो यहाँ हेट मेट से मिल रही है, ये तो सही है ना, तो ये सही है भी। विच साउंड इज बिलाबिल साउंड, कौन सी साउंड बिलाबिल है? बिलाबिल का मतलब होता है होठों से निकलने वाली साउंड है, तो होठों से पै बै ये निकलती है। दूसरा मैं,
मैं भी निकलती है, ये होठों से निकलती है। मैं और नेजल भी होता है, मैं नेजल प्लस है, ये बिलाबिल दोनों होता है, ठीक है। च साउंड इज इन चर्च इज क्लासिफाइड, वो टाइप ऑफ साउंड जो च साउंड है जो चर्च में यूज होती है, च चर्च में जो यूज हो रही है च साउंड, ये च है, च का प्रेजेंटेशन ये। प्लोसिव तो है नहीं, प्लोसिव का मतलब होता है कि प्लोसिव कौन कौन से पहले ही मैंने बता दिया, पे बे टे डे और कै गे, ये क्या है, प्लोसिव्स है। फ्रिकेटिव, फ्रिकेटिव होता है थे दै, ये थे का है और दै, थे दै फैवे और से जय ये फ्रिकेटिव होते हैं, ठीक है। अफ्रीकेट, अफ्रीकेट ये होते हैं कौन से, अफ्रीकेट होते हैं जय 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 और ये जय, ये अफ्रीकेट होते हैं। फ्रिकेटिव में क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जो साउंड एयर जो पास होती है मुंह से वो फ्रिक्शन के साथ गुजरती है, वो फ्रिकेटिव होता है। हल्के फ्रिक्शन के साथ होता है वो च और जय में होता है, हल्का फ्रिक्शन। तो ये ध्यान रखना, नेजल में ये तीन साउंड आपको पता है, ये मैं, न और ए, अंग अंग होता है, एन और न और ग का दमन होता है, नंग ये चिन्ह होता है, ये तीनों साउंड नेजल है। तो ये प्लोसिव, ये याद करना आपको, प्लोसिव, फ्रिकेटिव और फ्रिकेटिव। विच कंटेन्स द डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स कौन सा कंटेन करता है, डिप्थोंग वोवल का प्रेजेंटेशन होता है, एक मोनोप्थोंग होता है एक डिप्थोंग होता है। डिप्थोंग में दो वोवल होते हैं, एक वोवल से दूसरे वोवल की तरफ जीभ है वो ग्लाइड करती है, ठीक है। कैट, इसमें डिप्थोंग है, ए और ई है, ये काइट है ना। हाई, ये मोनोप्थोंग माना जाता है, ध्यान रखना वैसे। हाई, आ और ई, यानी एक तरफ आ और दूसरी आ, हाई, आ से ई की तरफ जीभ ग्लाइड हो रही है, तो ये डिप्थोंग है बड़ा। पोर्ट में सिर्फ ओ है, ओ की साउंड है ना। बेड में ए की ध्वनि है, तो ध्यान रखो इसमें हाई में है वो डिप्थोंग है, डबल वोवल है, डबल वोवल जहां है वो डिप्थोंग होते हैं एक साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रिकेटिव, ऊपर मैंने बताया देख लो फ्रिकेटिव कौन से है, ये देखो फ्रिकेटिव है, थैद है, फैव है, सहज है, ये फ्रिकेटिव है। तो थैद है, फैव है, सहज है ना। फै आ गया ना, ये फै, ये फ्रिकेटिव है, फै और वह है ना। विच साउंड डज द लेटर ग इन डॉग रिप्रेजेंट, ग, ग ये है, ग की ध्वनि ये होती है, ग, ये ज है, ये क है और ये ड है, तो ग है वो इस ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। विच सेंटेंस फॉलोज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स, कौन सा सेंटेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल को फॉलो कर रहा है। ये कलेक्टिव नाउन्स है, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, बकेट ऑफ फ्लावर्स फूलों का, गलत होता है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर यूज होगी, तो ये सही है, सिंगुलर वर्ब होगी। विच व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, अब देख लो दो प्रकार की सोनेट थी, एक तो इटालियन और एक शेक्सपियरियन। इटालियन सोनेट की जो राइम स्कीम थी, मैंने कहा पहली 8 लाइनों को ऑक्टेव कहते हैं इटालियन में, ऑक्टेव, ठीक है। पहले 8 लाइन उसको ऑक्टेव कहते हैं, 8 लाइनों को, उसकी साउंड होती है देखो ए बी बी ए बी बी ए, और सस्टेट होता है, सेस्टेट सेस्टेट, इसकी लास्ट और 6 लाइन सेस्टेट कहलाती है इटालियन सोनेट में, वो होती है सी डी ई सी डी ई, ये राइम स्कीम होती है। शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसमें देखो पहले 3 क्वार्टरेन होते हैं, क्वार्टरेन 4-4 लाइनों के पहले 3 क्वार्टरेन होते हैं, और लास्ट में 1-2 लाइनों का कपलेट होता है। अब इसकी जो 4-4 लाइनों की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए, नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी जी देख लो, ये अलग, ये कपलेट है, दोनों की अलग राइमिंग है, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये बी इसकी शेक्सपियरियन की राइम स्कीम है, और ऊपर इटालियन की मैंने लिखाई दी, ये दोनों लर्न करने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग फोकस करती है कार्य आधारित लैंग्वेज टीचिंग, कंप्लीटिंग रियली वर्ल्ड टास्क इन टारगेट लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है, जैसे नाम दिया गया उसी से आंसर बन रहा है कि इसमें रियली वर्ल्ड बेस्ड टास्क दिया जाता है टारगेट लैंग्वेज में, यानी कार्य दिया जाता है कि ये कार्य करके दिखाओ टारगेट लैंग्वेज में। जैसे चाय बनाई जाती है तो चाय बना के दिखाओ इंग्लिश में, आपको इंग्लिश शब्द यूज करते हुए, मेमोराइजेशन नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन नहीं होता है ना, तो टास्क बेस्ड होता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है
वो वर्ष पर्यंत लिया जाता है, पूरी प्रोग्रेस देखी जाती है, क्लास के दौरान उसका असेसमेंट किया जाता है। तो एंड ऑफ द एग्जाम नहीं होता है, वर्ष के एंड वाले एग्जाम में ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, ओरल प्रेजेंटेशन नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होता है, वीकली क्विज होती है, यानी साल में क्विजेज वगैरह होती है, क्विजेज और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ है ना, डिबेट्स वगैरह, ये सभी एक्टिविटीज़ होती है फॉर्मेटिव सेशन में, वर्ष पर्यंत चलती रहती है। तो बी सही इसका। विच एक्टिविटी अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ CLT। CLT होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में कौन सा प्रिंसिपल है वो मिलता जुलता है, अलाइन है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में। कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में ग्रामर, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए सीखी जाती है, बोलने सुनने समझने के लिए। तो रीडिंग अलाउड फ्रॉम नहीं, ये कम्युनिकेशन टीचिंग में नहीं होता है, रीडिंग पर जोर ही नहीं देता है, सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग होता है। रोल प्लेइंग ए कन्वर्सेशन एट रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में वार्तालाप का रोल प्लेइंग ये है, बिल्कुल CLT में वार्तालाप इसमें किया जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फेसाइजेज लर्निंग ऑफ, कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है उसमें एम्फेसाइज किया जाता है लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी के लिए लर्निंग होनी चाहिए। व्हाट इज द चैलेंज इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन टू इंग्लिश लर्नर, इंग्लिश लर्नर के प्रोनाउंसिएशन से संबंधित कौन सा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है इनकंसिस्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स इन इंग्लिश, कि इनकंसिस्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है कि अलग अलग अक्षरों के, एक अक्षरों के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई रूल नहीं होता है ना। जैसे अपनी कई बार ये फिल्मों में देखा है कि PUT पुट और CUT कट, अब यहाँ यू है वो ऊ की ध्वनि दे रहा है, यहाँ वो ए की ध्वनि दे रहा है, तो कोई रूल नहीं है। कहने का मतलब होता है कि प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश का कोई रूल है नहीं है अदर लैंग्वेजेस की तरह। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, प्रोनाउंसिएशन यदि लर्न कर रहा है कोई लर्नर है तो प्रोनाउंसिएशन में कोई रूल नहीं है इंग्लिश का। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द चैलेंज इन फोस्टरिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेज, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेज में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट को फोस्टर करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है और एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस और एम्फेसिस किया जाता है नहीं, किसमें देखो चैलेंज फोस्टरिंग इंग्लिश पार्टिसिपेशन, इंग्लिश बोलने की पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स को फोस्टर, स्टूडेंट में पार्टिसिपेंट फोस्ट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्या है। तो देखो बहुत से चैलेंजेज है, स्टूडेंट्स फियर इन मेकिंग मिस्टेक्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि बच्चों के इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बच्चे डरते हैं, ग्रामर ड्रिल इसमें नहीं है, टू मेनी पेयर डिस्कशन इसमें नहीं है, स्पीकिंग प्रैक्टिस और फिर नहीं है, स्टूडेंट्स का भय होता है, ये होता है ना। पोर्टफोलियो इज द बेस्ट यूज फॉर, व्हाट इज द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जो स्टूडेंट्स के जब एडमिस होता है उसके साथ वो फाइल जुड़ती है। तो स्टूडेंट के शुरुआती जो उसका जो एडमिशन टेस्ट होता है वो, और वर्ष पर्यंत उसके आगे जो आंकलन होते हैं कि उसने क्या प्रोग्रेस की, उसके पूरे रिपोर्ट कार्ड उसमें लगते रहते हैं। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार सुमेटिव एवेल्यूएशन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है कि शुरू से लेकर अंत तक बच्चे ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की, क्या क्या प्रोग्रेस की, ये दिया होता है समेटिव एवेल्यूएशन। मॉनिटरिंग ऑन गोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये ऑन गोइंग इसमें नहीं होता है, इसमें तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा होता है। स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है नहीं, फाइनल एग्जाम नहीं होता है, समेटिव एवेल्यूएशन होता है पोर्टफोलियो में। वो टाइप ऑफ एवेल्यूएशन हेल्प्स टीचर्स एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में अपने इंस्ट्रक्शन से एडजस्ट करने के लिए कौन सा एवेल्यूएशन हेल्पफुल होता है, यानी यदि लर्निंग प्रोसेस चल रही है उस दौरान टीचर को इंस्ट्रक्शन के प्रति एडजस्ट होने में कौन सा एवेल्यूएशन हेल्प करता है। तो ये सबसे जो हेल्प करता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होता है सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। रेमेडियल टीचिंग में टीचर्स ऑफन यूज डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, व्हाट डज दिस मीन, रेमेडियल टीचर में टीचर है वो प्राय अलग अलग इंस्ट्रक्शन यूज करता है, वो स्टूडेंट के अनुसार यूज करता है, जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत है उस प्रकार से। तो एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार मीट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करता है, यानी जैसे स्टूडेंट्स उस हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन देता है, ये रेमेडियल टीचिंग में है। अगला देखो 19th लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द कंटिन्यूस असेसमेंट इन रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग में जो कंटिन्यूस असेसमेंट है, कंटिन्यूस असेसमेंट उसका क्या रोल है रेमेडियल में। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस कहाँ है,
और उसके अनुसार इंस्ट्रक्शन देना, ये हेल्प करता है कंटिन्यूस असेसमेंट, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर रिमेनिंग विद मी एंड लर्निंग ऑल ऑफ दिस। थैंक यू।